नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी जेएनयू से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जेएनयू में चले हैं डंडे और जूते। प्रदर्शन के दौरान हुई है झड़प। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एसीपी समेत 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 40 से ज्यादा छात्र जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। जेएनयू के गिरफ्तार छात्रों को अदालत में आज पेश किया जाएगा और न्यायालय हिरासत की मांग करेगी दिल्ली पुलिस। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जेएनयू से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जेएनयू में डंडे और जूते चले हैं और ऐसे में प्रदर्शन के दौरान झड़प भी हुई है। एसीपी समेत 25 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और 40 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं न्यायिक हिरासत की मांग दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान माहौल जो है वो अचानक से ही तनावपूर्ण हो गया। छात्रों और पुलिस के बीच अचानक से ही झड़प हो गया, जिसमें कई छात्र और पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। झड़प के बाद से पुलिस ने 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है और ऐसे में 25 पुलिसकर्मियों को घायल होने की भी जानकारी निकलकर सामने आई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल जेएनयू से ये जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर छात्र संघ ने कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च निकालने का बड़ा ऐलान किया। और ऐसे में इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये इस प्रदर्शन को देख रहे हैं। लाठी डंडे चले हैं, जूते चले हैं और पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। सुरेंद्र जी, किस तरीके से देख रहे हैं छात्रों का ये जो प्रदर्शन हुआ है? नहीं, देखिए, प्रदर्शन तो करने का बच्चे करते रहते हैं, सबको अधिकार है, लेकिन एक सीमाएं होती है ना। बिल्कुल। अगर आप उन सीमाओं को लांघ जाएं और जो अरेंजमेंट में पुलिस है उसके साथ हाथापाई करें या तोड़फोड़ करने की कोशिश करें तो फिर कानून के हिसाब से भी पुलिस को काम करना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे में नारेबाजी भी हुई है सर, नारेबाजी भी हुई है यूजीसी को लेकर, तो कहीं ना कहीं बच्चों का अभी जो देखिए, नारेबाजी कोई बुरी बात नहीं है। ओबीसी के खिलाफ नारे लगाना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात यह है कि आप इस तरह की नारेबाजी करें जो कि एक समाज में विद्वेष फैलाए, उसमें वैमनस्य की भावना को जन्म दे और फिर आप उसको एक्सीड करके तोड़-फोड़ जैसे होता है नहीं नॉर्मली, आप पुलिस वालों से धक्का मुक्की, तो फिर कानून को तो उससे अगर छोड़ देंगे तो फिर सभी लोग सोचेंगे भाई फिर क्या जरूरत है, आप कुछ भी कर लीजिए। बिल्कुल। तो अब जिनको अरेस्ट किया है पुलिस ने तो इसीलिए किया है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता तो ले जाके छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ा नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनको कोर्ट में पेश करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो छात्र हैं सर, उनका ये कहना है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और ऐसे में पुलिसकर्मियों ने अचानक से ही लाठी डंडे चलाने चालू कर दिए। नहीं, देखिए, ऐसा अगर वो सही है तो फिर तो कोर्ट में जाएगा ना। वो पुलिस वहाँ पे थोड़ा प्राइमरी एविडेंस देगी कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। स्टूडेंट्स अपनी बात कहेंगे, प्रशासन अपनी बात कहेगा, फिर जज उस पर निर्णय देंगे। बिल्कुल। अगर ऐसे में सर, दिल्ली पुलिस जो है वो छात्रों को न्यायिक हिरासत में लेने की मांग करेगी। अगर वो न्यायिक हिरासत में छात्र जाते हैं तो आगे की कार्रवाई किस तरीके से हम देख सकते हैं? नहीं, वो उस पे ये है कि देखिए, या तो पुलिस कस्टडी मांगे वो, तो एक ज्यादा से ज्यादा उन्हें 1 दिन की पुलिस कस्टडी मिलेगी। और अगर न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जाता है तो फिर तो पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर पाएगी ना। जुडिशियल न्यायिक हिरासत का मतलब है वो लोग जेल में चले जाएंगे। ऐसे में सर कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तार छात्र हुए हैं उसमें बहुत से जो लोग हैं वो उच्च पदों पर भी रह चुके हैं, उच्च अधिकारी भी हैं, तो उनको लेकर क्या कह सकते हैं कि जो अधिकारी है उनकी भी मिली भगत है, क्योंकि छात्र अचानक से ही तो प्रदर्शन के लिए नहीं उतर सकते हैं। नहीं, ये देखिए, वो तो वहाँ पे एक आपको मालूम ही है ना, जेएनयू में एक वामपंथ का वहाँ पे जोर है। बिल्कुल। और जो वामपंथ तो अब करीब करीब खत्म ही हो गया, थोड़ा बहुत केरल में बचा है, बंगाल था वो भी खत्म, त्रिपुरा था वो भी खत्म। तो वो उनकी एक सोच ही जो है ना वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। बिल्कुल। तो वो अभी जेएनयू पे हावी है, इसलिए
वहां से तो जयशंकर भी निकले हैं, निर्मला सीतारमन भी निकली है, और भी सभी लोग निकले हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि वो अधिकारी जो निकले उनकी कोई मिली जुली भगत है। ये एक वहाँ का एनवायरनमेंट ही है, जेएनयू का कल्चर ही ये बन गया है इतने सालों से। तो इस तरह से तो फिर वहाँ स्टूडेंट्स एक बियॉन्ड पॉइंट चले गए हैं। अभी तक लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो वो अपने नारेबाजी करके रह जाते थे। अब आप धीरे धीरे जब आप सामने आने लगते हैं, सोशल मीडिया में आपकी बातें सामने आने लगती है, तो लोगों का ध्यान जाता है। वरना जेएनयू में जो आज हो रहा है वो हमेशा होता रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब वो उनको भी हौसले बढ़ते गए, तो वो और थोड़े मतलब हिंसक जो एक बिल्कुल। ऐसे में सर आपने कहा कि जेएनयू में होते रहते हैं ऐसे प्रदर्शन, तो क्या कभी इस पर रोक लगेगी? क्योंकि बहुत समय से हम भी सुनते आ रहे हैं कि जेएनयू में छात्रों का प्रदर्शन हुआ है, हो रहा है, उग्र प्रदर्शन हो गया, लाठी डंडे चले, तो क्या कभी ऐसा भी होगा कि इन सब चीजों पर एक समय के बाद ब्रेक लग जाए? नहीं, देखिए, जब तक वहाँ पे वामपंथियों का कब्जा है, स्टूडेंट्स मतलब जब तक वहाँ स्टूडेंट्स में वामपंथी विचारधारा हावी है, तब तक तो वहाँ इसी तरह के देखिए, खाली प्रदर्शन की इश्यू नहीं है। ये प्रदर्शन एक विचारधारा को लेकर के है, और जो यूनिवर्सिटीज हैं वो विचारधारा को लेकर के नहीं है, वो वहाँ पे अपने सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं। अब अगर आप मान लीजिए सीआरपीएफ के वहाँ पे लोग मारे जाते हैं, तो आप यहाँ पे जश्न मनाते हैं। आप जो संस्कृति, बहुत सारी बातें हैं जो कि चूंकि वामपंथी एक अलग विचारधारा है, आप सब जानते हैं। तो वो जब तक धीरे धीरे वैसे हो रहा है, वहाँ नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे वो अपनी इंडियन कल्चर के हिसाब से आ रहे हैं, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन इनके जो अभी जो हौसले बढ़े हैं पिछले 3-4 सालों में, उसमें थोड़ा ये एक लाइन को मैं समझता हूँ कि क्रॉस कर रहे हैं, और उस लाइन को क्रॉस करने में ही इन्होंने वो वहाँ पे शोर शराबा दंगा मचाया होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है और जो खबर निकलकर सामने आई है कि कई जो अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, वो भी घायल हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सर कि बहुत ही जो ये झड़प हुई है ज्यादा उग्र थी। जी, वो बताया ना आपको कि जब आप एक प्रदर्शन को, एक इंस्टीट्यूशन के प्रदर्शन को जब आप चलने देते हैं, तो स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि सब कुछ उनका है, सड़क भी उनकी है, देश भी उनका है, यूनिवर्सिटी भी उनकी है, कानून भी उनका है, न्याय भी उनका है। तो ये एक स्टब बॉन्डशिप आ जाता है फीलिंग्स स्टूडेंट्स में, और वो खाली यूथ है तो और भी जोश होता है। तो वो लिमिट क्रॉस कर गए। पुलिस, देखिए, अगर पुलिस से झड़प नहीं होगी तो पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है और किया ही है, तो फिर वो धाराओं में उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप झड़प भी करें, पुलिस से हाथापाई भी करें, और फिर आप कहें कि नहीं जी हम तो शांतिपूर्ण थे, हमें पुलिस ने जबरदस्ती मारा। तो वो अपनी एविडेंस देंगे, पुलिस अपनी एविडेंस देगी। तो मुझे तो लगता है कि इनको एक दिन की कस्टडी उनमें से कुछ लोगों को पुलिस जरूर देगी, पुलिस को जज, और बाकी लोगों को जुडिशियल में भेज देंगे। जुडिशियल का मतलब है आप फिर रेगुलर बेल अप्लाई कीजिए अपनी। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बता दें कि इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस भी बढ़ी और हालात जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गए। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने डंडे और जूते फेंके और हाथापाई की, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक कुछ जवानों को जो है ये घटना गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं इसके बाद से छात्रों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसके बता दें कि अभी तक 25 पुलिसकर्मियों को इस मामले में घायल होने की खबर निकलकर सामने आई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी का इजराइल दौरे के बाद से अब वो दिल्ली लौटे हैं। सफल रहा है पीएम मोदी का इजराइल दौरा, और 2 दिनों के इजराइल दौरे के बाद वो भारत लौट आए हैं। बड़ी जानकारी दे दें कि सफल रहा है पीएम मोदी का इजराइल दौरा, और 2 दिनों के इजराइल दौरे से लौटे पीएम मोदी और दोनों देशों के बीच 27 MOU और एग्रीमेंट हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के ऐतिहासिक 2 दिनों के दौरे के बाद से शुक्रवार रात को 1 बजे भारत लौट आए हैं, और ये 9 साल में उनका पहला विजिट था। और इस दौरान दोनों देशों ने अपने आपसी रिश्तों को एक स्पेशल पार्टनरशिप तक बढ़ाया है, और इस विजिट के आखिर में इनोवेशन सहित कल्चर
मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई ऐसी चीज़ों पर इन्होंने बातचीत की। हालांकि कहा जा रहा है कि 27 एमओयू पर एग्रीमेंट पर साइन हुआ है। पीएम मोदी ने यह भी अनाउंस किया है कि भारत और इजराइल जल्द ही एक दूसरे के लिए फायदेमंद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करेगा। बड़ी जानकारी दे दें कि पीएम मोदी जो है इजराइल दौरे से भारत लौट आए हैं और ऐसे में इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं संदीप जी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये दौरा देखते हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। धन्यवाद अनीता जी। किस तरीके से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के इजराइल दौरे के बाद अब वो भारत लौट आए हैं? देखिए अनीता जी, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उनका ग्रैंड वेलकम किया। उसके बाद कई डील वहां पर फाइनल हुई या उन पर बातचीत हुई, जिसमें ड्रोन भी है, मिसाइल सिस्टम भी है, एग्रीकल्चर को लेकर के भी बात हुआ। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा और स्वागत योग्य कदम है अगर ये चीजें सिरे से अपने मुकम्मल होती हैं, क्योंकि डील होना और डील का मुकम्मल होना हिंदुस्तान को उसका बेनिफिट और फायदा मिलना ये महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ के ड्रोन सिस्टम बहुत फेमस है और आप जानते हैं आज की तारीख में किसी देश को सुरक्षा के लिए ड्रोन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर इजराइल के ड्रोन हमें मिलते हैं, इजराइल की टेक्नोलॉजी हमें मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को मजबूत करने का काम करेगी। बिल्कुल, ऐसे में कहा जा रहा है संदीप जी कि 27 एमओयू पर साइन हुआ है, भारत के लिए कितना फायदेमंद है सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो? देखिए अनीता जी, जिस तरीके से 27 एमओयू पर साइन हुआ है, इसका मतलब 27 एमओयू पर 27 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत हुई है। अगर 27 ऐसी चीजें हैं जिन पर दो देशों के बीच डील हो सकती है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाली बात होगी। फिर सबसे बड़ी बात है कि इजराइल एक दोस्त बनकर के खड़ा हुआ है। उन्होंने अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को दिया है। वहां की संसद में किस तरीके से वेलकम हुआ और किस तरीके से मोदी जी का स्पीच हुआ, इसका मतलब पूरा जो इजराइल था उसने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का वेलकम किया है और आगे बढ़कर के ये डील की है ताकि दोनों देश मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ सकें और हम अपने देश की जो सुरक्षा है उसको भी चाक चौबंद कर सके, हमारे देश की सेना मजबूत हो सके। आज की तारीख में हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें कई कमियां और खामियां देखने को मिली। उनकी अगर आपको पूर्ति करनी है तो इजराइल से भी हमें टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, वहाँ के जो ड्रोन है वो लेने पड़ेंगे, मिसाइल सिस्टम लेना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अमेरिका के पास वो हथियार हैं और वो मजबूत उनके पास लड़ाई लड़ने की क्षमता है, तो हमें अमेरिका का भी साथ लेना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम देश जहां से हिंदुस्तान को फायदा हो सकता है, हिंदुस्तान मजबूत हो सकता है, हमें उन लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी और उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी कह सकते हैं कि इजराइल में भी मोदी का मैजिक चला है और ये कहना गलत नहीं होगा कि इकोनॉमी में भी इसको लेकर फायदा होगा। जरा उसके बारे में बताइए कि आने वाले समय में भारत के लिए इकोनॉमी में क्या कुछ फायदा होगा इस दौरे को लेकर? ठीक है अनीता जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रही बात मोदी जी के जादू की, मोदी जी का जादू तो पूरी दुनिया में चलता है। जिस देश में भी वो जाते हैं वो सीधा मास्टर स्ट्रोक मारते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। क्योंकि हमने दुनिया के तमाम देशों की यात्रा कर ली है, लेकिन वहां से हिंदुस्तान को क्या मिला अभी तक और हिंदुस्तान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो हमें यह भी देखना है कि हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि सारी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ इसलिए देखती है, इसलिए हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करना चाहती है कि हमारे पास पैसा है और उनके पास हथियार है, टेक्नोलॉजी है। तो हमें अपना पैसा उनको देना है, उनके हथियार और टेक्नोलॉजी लेनी है। तो बड़े बाजार के रूप में दुनिया हमें देखती है, लेकिन हम चूंकि टेक्नोलॉजी और अच्छी जो वॉरहेड है उनको खरीदने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जहां भी हमें अच्छी टेक्नोलॉजी या अच्छे वॉरहेड मिलेंगे, हिंदुस्तान वहां जरूर जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे किस तरीके का फायदा मिल सकता है? देखिए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो अभी बात चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमें टैक्स है, जिस तरीके से टैरिफ ले रहा है आज की तारीख में अमेरिका हमसे 18%, तो इस तरीके का हमें एक्स्ट्रा कोई चार्जेज, एक्स्ट्रा कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने मटेरियल को उसकी उचित कॉस्ट पर एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ऐसे में तो कह सकते हैं ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इस तरीके की डील होगी तो हमारे व्यापारियों को, हमारे उद्योगपतियों को बिजनेस करने में आसानी होगी और एक स्मूथ बिजनेस, दोनों तरफ से, दोनों साइड से स्मूथ ट्रेड
की जा सकती है। जो सामान हमारे यहाँ से इजराइल जाएगा वो स्मूथली वहां जा सकता है और वहां की मार्केट में छा सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर इजराइल हिंदुस्तान में सामान भेजेगा तो वो अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है। ठीक है संदीप जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे से भारत लौट आए हैं और ऐसे में 2 दिनों के इजराइल दौरे के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। दोनों देशों के बीच 27 MOU पर एग्रीमेंट हुआ है और ऐसे में ये सफल रहा है पीएम मोदी का इजराइल दौरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर आज एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहा है। भारत की राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू आज सुबह स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरकर रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का संदेश दुनिया को देंगी और वो पहली बार भारतीय राष्ट्रपति होंगी जो कि जैसलमेर के सीमावर्ती हवाई क्षेत्र में एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर में सह पायलट के रूप में उड़ान भरेंगी। और ये उड़ान न केवल भारतीय वायुसेना के मनोबल को बढ़ाएगी बल्कि स्वदेशी रक्षा तकनीक पर देश के भरोसे को भी पुख्ता करेगी। ये उड़ान लगभग 25 मिनट की होगी जिसके दौरान राष्ट्रपति सीमावर्ती क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगी। उड़ान के दौरान एक विशेष क्षण तक आएगा और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लाइव रेडियो टेलीफोनी संदेश भी प्रसारित किया जाएगा और ये संदेश न केवल ड्यूटी पर तैनात सैनिकों के लिए होगा बल्कि पूरे देश में ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा जो कि राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। तो वहीं पाकिस्तान और अफगान से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि स्ट्राइक के बाद कहर बनकर टूटी है अफगान आर्मी। 55 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो ढेर हो गए हैं और 19 चौकियां तबाह हुई हैं। बड़ी जानकारी दे दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद अब एक भयंकर युद्ध के रूप में तब्दील हो चुका है। हालिया मिली जानकारी के अनुसार तालिबान नियंत्रित अफगान सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया है जिसमें पाकिस्तान को जान माल की भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इस सैन्य अभियान में अब तक 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है और उनकी 19 सैन्य चौकियों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये भीषण हमला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ है। हालिया एयर स्ट्राइक के जवाब में ये जवाब दिया गया है। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तानी हवाई हमलों में निर्दोष नागरिक मारे गए हैं जिसके बाद से अफगान रक्षा मंत्रालय ने जैसे को तैसे की रणनीति अपनाते हुए भारी गोलीबारी और जमीनी हमला शुरू किया। दोनों देशों के सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई है, हमले हुए हैं जिससे कतर की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम अब लगभग टूट चुका है। देखिए अफगान और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं और दोनों सैनिकों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। 19 चौकियां तबाह होने की निकलकर खबर भी सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बीते कई दिनों से लगातार हमले चल रहे हैं और इस भयंकर विवाद ने अब युद्ध का रूप ले लिया है। हाल ही मिली जानकारी के अनुसार तालिबान नियंत्रित अफगान सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया जिसमें पाकिस्तान को जान माल का भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इस सैन्य अभियान में अब तक 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है और उनकी 19 सैन्य चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। यह भीषण हमला पाकिस्तान द्वारा अफगान सीमा के भीतर की गई हालिया एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया है। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तानी हवाई हमलों में निर्दोष नागरिक मारे गए थे जिसके बाद से अफगान रक्षा मंत्रालय ने जैसे को तैसे की रणनीति अपनाते हुए भारी गोलीबारी और जमीनी हमला शुरू किया। दोनों देशों के सेनाओं के बीच लगातार गोलीबारी हुई और हवाई हमले हुए जिससे कतर की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम अब पूरी तरह से टूट चुका है। तो वहीं राजधानी की सड़कों पर एक बार फिर से आइकॉनिक डबल डेकर बसों की वापसी हो रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐतिहासिक विजय चौक से इन इलेक्ट्रॉनिक ओपन टॉप बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी और ये पहल दिल्ली सरकार के पर्यटन बूस्ट और मोबिलिटी विजन को बड़ा हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत राजधानी के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों को एक नया आकर्षक अंदाज में दिखाया जाएगा। और ये डबल डेकर बस पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है यानी कि जीरो एमिशन, कम शोर और पर्यावरण के अनुकूल संचालन। हर बस में लगभग
60 से ज्यादा यात्रियों की बैठने की क्षमता होगी, जिससे पर्यटक जो है दिल्ली के सेंट्रल विस्ट और आसपास के लैंडमार्कों को पूरी तरह से ब्यूरो लेंगे, देख सकते हैं। ऐसे में दिल्ली में डबल डेकर बसें जो है 1960 और 70 के दशक में दिल्ली परिवहन निगम की सुविधा सेवा के रूप में लोकप्रिय थी। लाल हरे रंग की ये बसें चांदनी चौक और कनॉट प्लेस और ITO तक रोजाना दौड़ती थी, लेकिन 1980 के दशक के आखिर में रखरखाव की लागत, सुरक्षा चिंताओं और संकरी सड़कों की वजह से इन्हें बंद कर दिया गया। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। एनसीपी के कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए पार्थ पवार को नामित किया जाएगा। पार्थ अजीत पवार और सुनेत्रा के बड़े बेटे हैं। अजीत पवार की 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में निधन हो गया था और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी CM थे और उनकी मौत के तीसरे दिन 31 जनवरी को सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके चलते उन्होंने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उनके पिता खेमचंद्र सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। खेमचंद्र सिंह लंबे समय से स्टेज 4 लीवर कैंसर से जूझ रहे थे। हाल ही में उनकी अचानक से ही तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिनों तक वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे, मगर उन्होंने दुनिया को अब अलविदा कह दिया है। T20 विश्व कप खेल रहे स्टार भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के सिर से पिता का साया हट गया है। उनके पिता जो खेमचंद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। कैंसर के चलते आखिरी कुछ दिनों में उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई थी। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया था और उनकी किडनी जो है रिप्लेसमेंट थेरेपी भी चल रही थी, मगर खेमचंद्र सिंह को बचाया नहीं जा सका। ऐसे में बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है, जहाँ पर रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया है। बड़ी जानकारी दे दें कि नोएडा के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। कैंसर से जिंदगी की जंग हार गए हैं। रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया है। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।